Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके यूनिट 4 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। हमने ऑलरेडी इसका एक पार्ट कवर किया हुआ है जहां पर हमने 1 to 10 क्वेश्चंस को कवर किया था। ये क्वेश्चंस आपके PYQ हैं, यानी कि आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल क्वेश्चंस आपके लिए प्रूफ होने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मिस ना हो। साथ ही अगर हम कोई न्यू इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं रिलेटेड टू क्वेश्चन तो वो भी आप एक्वायर कर सकें। तो आपके टारगेट दिसंबर 2022 का एक इम्पॉर्टेंट सेशन रहने वाला है यूनिट 4 का। इससे पहले हम आपकी यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 ऑलरेडी कवर की हुई है, और यूनिट 7, यूनिट 9 एंड यूनिट 10 इनमें हमने एज मच एज पॉसिबल क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहाँ से ये वीडियोस को चेक कर सकते हैं क्योंकि ये वीडियोस आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर हमारे चैनल पर नए हैं तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो उसको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 ऑलरेडी आपके देखे हुए थे, तो आप इसका एक बार रिविज़न कर लीजिए, ठीक है, कि आपको अपने आंसर्स याद हैं या नहीं। Okay, now start. Question number 11 is the typical feature of an information rich classroom lecture is in the nature of V। यानी कि किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर किसी तक पहुंचाना है, किसी मतलब इंफॉर्मेशन रिच क्लासरूम में जो टिपिकल फीचर होता है लेक्चर का, वो किस नेचर में होता है, ठीक है। यानी कि कोई भी ऐसा क्लासरूम जहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जाती है तो उसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर क्या रहता है, उसका एक नेचर क्या होता है, उसकी प्रकृति क्या होती है। क्या वो आपका सेडेंट्री होता है, स्टैगर्ड होता है, फैक्चुअल होता है या फिर सेक्टोरल होता है। तो देखिए, जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है तो वो किस पर बेस होती है, क्या आपके सेडेंट्री पर बेस होती है, स्टैगर्ड पे होती है, सेक्टरल या फैक्चुअल। तो कोई भी इंफॉर्मेशन आपको तभी प्रोवाइड की जाएगी जब उसमें जो फैक्ट, उसमें क्या होगा, कोई फैक्ट होगा, और जो फैक्ट आपको मतलब जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है जिस फैक्ट के रिगार्डिंग वो ट्रू होना चाहिए, वही तो इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। जैसे कि अब आपका एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन आएगा कि कब आपकी डेट है एग्ज़ाम की, किस किस डेट में कौन कौन सा एग्ज़ाम होगा, किस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा, तो वो क्या है, वो इन्फॉर्मेशन आपको कैसे दी जा रही है, फैक्चुअल दी जा रही है ना, एक फैक्ट की बेस पर दी जा रही है। ऐसा तो नहीं ना कि आपका एग्ज़ाम आज है फिर कह दिया जाए कि आज नहीं होगा, अब परसों है फिर परसों भी नहीं होगा, डे आफ्टर टुमारो, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको प्रोवाइड की जाती है तो वो किस पर बेस होती है, एक फैक्ट पर बेस होती है, ठीक है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आपसे बोला जाता है कि आपकी जो इंडिया है इसकी जो कैपिटल है वो क्या है, न्यू दिल्ली है। तो ये न्यू दिल्ली क्या है, ये फैक्चुअल है। क्या बार बार ये चेंज होता है? नहीं। जब भी आप पढ़ेंगे इंडिया की जो कैपिटल रहेगी वो न्यू दिल्ली ही रहेगी, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड दी फैक्चुअल। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एंड दिस क्वेश्चन इज एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन इज ड्राइवन बाय। अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना, वही आपका कहलाता है एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन, जिसमें कि आप अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को एक अच्छी तरह से प्रदर्शित करते हैं किसी के सामने, ठीक है। तो इस कम्युनिकेशन में यानी कि एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन को किसके द्वारा ड्राइव किया जाता है, पैसिव एग्रेशन के द्वारा। जब बात आ रही है एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन यानी कि
कम्युनिकेशन कैसा है, एक्सप्रेसिव है, अच्छा है, बेहतर है, तो उसको जब आप किसी के सामने प्रस्तुत करेंगे तो पैसिव एग्रेशन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। पैसिव एग्रेशन में इसका मतलब क्या है कि आप क्या होंगे, लेज़ी होंगे। तो अगर आप अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ को किसी के सामने व्यक्त कर रहे हैं और एट दैट टाइम अगर आप लेज़ी हैं तो वो जो कम्युनिकेशन है वो आपका इफेक्टिव नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन तो रहने वाला नहीं, क्योंकि पैसिव एग्रेशन, एक तो पैसिव हो गया, दूसरा एग्रेशन यानी कि इसमें कहीं ना कहीं गुस्सा है। ठीक है। इनकोडर्स पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हमें ठीक लग सकता है। दूसरा एक्सटर्नल क्लूज़, आप एक्सटर्नल क्लूज़ के बेसिस पे अगर अपना जो थॉट्स, अपने आइडियाज़ को व्यक्त करते हैं तो उस पर आप पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आपने कहीं से लिए हैं क्लूज़। ठीक है। मैं आपको, मुझे सामने दिख रहा है, अभी किसी ने बोला कि जो रोज़ का फ्लावर होता है वो पिंक होता है, और मैं वही सेम चीज़ मैं आपसे कह रही हूँ कि रोज़ का फ्लावर पिंक हो रहा है, होता है, तो मेरी बात का ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा या जिसने पहले बोला उसकी बात का? तो जिसने पहले बोला उसकी बात का, क्योंकि उसने अपनी नॉलेज की बेस पे आपको आंसर दिया और मैंने उसको कॉपी करके आंसर दिया। तो यहाँ पर वही है कि आप एक्सटर्नल क्लूज़ की बेसिस पे जो है वो एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। लास्ट है आपका इनकोडर डिकोडर कॉन्ट्रैक्ट। यस, तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर इनकोडर डिकोडर कॉन्ट्रैक्ट। कोडर हमने कल ही बताया था कि आपका क्या होता है, कूट लेखक होता है। हिंदी वाले स्टूडेंट्स को बता दूं तो जो इनकोडर है आपका दैट इज़ कूट लेखक, और जो डिकोडर है दैट इज़ कूट वाचक। यानी कि अगर कुछ भी आपको रिटन फॉर्म में इनकोड होता है, किसी भी मैसेज को इनकोड करके रिटन फॉर्म में लिखा जाता है दैट इज़ कॉल्ड द कूट लेखक और इनकोडर, और किसी भी मैसेज को क्या किया जाए, मशीन के द्वारा डिकोड किया जाए दैट इज़ कॉल्ड द कूट वाचक। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा, जो एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन होगा, जिससे कि कोई मतलब सामने वाला पर्सन जिसको आप एक्सप्रेस कर रहे हो अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को, वो कब इफेक्टिव होंगे, जब आप इनकोडर डिकोडर कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ पर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन लीड्स टू। क्लासरूम का सकारात्मक जो संप्रेषण होगा वो इनमें से किससे संबंधित है? कॉर्शियन, सबमिशन, कन्फ्रंटेशन या फिर परसुएशन। तो देखिए, जब क्लासरूम की बात आ जाती है, क्लासरूम कम्युनिकेशन में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर कम्युनिकेशन किसके बीच होता है? यहाँ पर इंटरेक्शन होता है आपके टीचर के और स्टूडेंट के बीच में। क्लासरूम में टीचर स्टूडेंट के अलावा किसी और के साथ यहाँ पर इंटरेक्शन नहीं होता है। पीटीएम की बात अलग है कि वहाँ पर आपका टीचर और पेरेंट्स का कम्युनिकेशन होगा। अदरवाइज क्लासरूम कम्युनिकेशन में जो इंटरेक्शन होगा वो टीचर और स्टूडेंट के बीच में होगा। तो जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में कम्युनिकेशन होगा उसको हम सकारात्मक कब कहेंगे? तो उसको सकारात्मक कहा जाएगा कब? जब टीचर स्टूडेंट की बात समझ सके और स्टूडेंट जो हो वो टीचर की बात समझ सके, तभी तो आपका एक पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन होगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा है गोज विद ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि ये जो परसुएशन है इसका मतलब यही होता है कि समझाना, कुछ बेहतर तरीके से समझाना, या फिर मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल यहाँ पर अच्छा रहता है। ठीक है। तो टीचर, जब टीचर की बात को स्टूडेंट से समझ सकता है और स्टूडेंट की बात को टीचर, तो दैट इज कॉल्ड दी परसुएशन। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर बोला है कि क्लासरूम कम्युनिकेशन इज द बेसिस ऑफ, यानी कि जो क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है, आपके क्लासरूम में जो भी संप्रेषण होता है उसका आधार क्या होता है या किस बेस पर होता है? तो मैंने भी आपको बताया क्लासरूम कम्युनिकेशन किन के बीच में होगा? टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में होगा। उसका बेस क्या होगा, किस बेस पर क्लासरूम कम्युनिकेशन हो रहा है? तो भैया नॉलेज का यहाँ पर क्या हो रहा है? इम्पार्टमेंट हो रहा है। नॉलेज का क्या हो रहा है? ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है। टीचर से जो नॉलेज है वो कहाँ तक आ रही है? वो स्टूडेंट तक आ रही है। लेकिन क्या ये एक ही तरफ से कम्युनिकेशन हो रहा है? क्या सिर्फ टीचर से ही स्टूडेंट को नॉलेज मिल रही है, स्टूडेंट से टीचर को नॉलेज नहीं मिल रही है? ऐसा भी हो रहा है। कुछ टीचर स्टूडेंट को हाँ ज़्यादा नॉलेज दे रहा है, लेकिन स्टूडेंट भी टीचर को कुछ ना कुछ नॉलेज यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। तो क्या हो रहा है, जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है वहाँ पर नॉलेज का ट्रांसफ़र हो रहा है टीचर के द्वारा स्टूडेंट को और स्टूडेंट के द्वारा टीचर को। तो ये क्या हो रहा है, जब एक दूसरे के लिए मतलब जो विचारों का आदान प्रदान हो रहा है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एंड मतलब एक सर्कुलर उसमें हो रहा है कि जहाँ से शुरू हुआ, मान लीजिए टीचर से शुरू हुआ था और टीचर ने स्टूडेंट को दिया, अब स्टूडेंट ने कोई नॉलेज दी जो वापस टीचर तक आ गई, तो ये एक सर्कुलर मोड में आ गया। इट मीन्स क्या बन रहा है, एक कम्युनिटी बन रही है। क्या बन रही है? कम्युनिटी, जिसको क्या कहा जाएगा? समाज कहा जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से ही तो समाज का निर्माण होता है, जब दो लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं
तो ही तो समाज का निर्माण होता है। तो ये जो टीचर्स और स्टूडेंट हैं ये आपस में क्यों इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये सोशल आइडेंटिटी के लिए जो है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि टीचर को अपनी एक आइडेंटिटी बनानी है कि वो समाज में क्या है, एक प्रतिष्ठित शिक्षक है, और स्टूडेंट को अपनी आइडेंटिटी बनानी है इन द फ्यूचर। तो यहाँ से जब वो नॉलेज लेगा तो जाके कल उसको उसको यूज़ करेगा और अपने फ्यूचर को क्या करेगा, ब्राइटन अप करेगा। तो इसलिए ये लोग अपनी सोशल आइडेंटिटी के लिए यहाँ पर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे स्टूडेंट को पता है कि मुझे नॉलेज टीचर से मिलेगी, और टीचर को पता है कि जब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगा तभी मेरी आइडेंटिटी जो है वो अपने इफेक्ट में रहेगी, ठीक है, अपने अस्तित्व में रहेगी। इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जाएगा गोज विद ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, इमेजिन यू आर वर्किंग इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वेयर पीपल आर ऑफ इक्वल स्टेटस। आपको इमेजिन करना है कि आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं जहाँ पर कि जो लोग हैं वो इक्वल स्टेटस के हैं। तो यहाँ पर किस मेथड, कम्युनिकेशन के किस मेथड का इस्तेमाल किया जाएगा जो ज़्यादा सुटेबल रहे नॉर्मली एम्प्लॉयड के लिए इन सच अ कंटेक्स्ट। तो देखिए, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, वर्टिकल, कॉर्पोरेट या फिर क्रॉस। तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कैसा होता है, जो मैंने यहाँ पर अभी ये लाइंस ड्रॉ कर दी, ये जो लाइन है ये लाइन आपकी क्या है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। यानी कि क्या हो, यहाँ से कुछ एक पॉइंट से शुरू हो अब वो दूसरे पॉइंट तक चला जाए, यहाँ बीच में और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड दी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है, मतलब आप कह सकते हो कि लेफ्ट से राइट जाना जो है वो आपका क्या है, लेफ्ट से राइट जाना हॉरिजॉन्टल है, और अप टू डाउन आना आपका क्या है, वर्टिकल है, यानी ऊपर से नीचे की ओर आना। तो यहाँ पर बोला गया कि जो पीपल्स हैं वो इक्वल स्टेटस के हैं, तो यहाँ पर कौन से कम्युनिकेशन को बेस्ट माना जाएगा, एंड नॉर्मली एम्प्लॉयड इन सच अ कंटेक्स्ट। तो ये देखिए, वर्टिकल तो नहीं होगा क्योंकि ऊपर से नीचे आने का मतलब ये है कि आप यहाँ पर कुछ लैंग्वेज को जो है वो सुपीरियर तरह से यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर आप किस तरह से कर रहे हैं, थोड़ा सा लो आ गए या फिर हाई कर लिया आपने अपना, मतलब यही है कि जैसे जिस तरह से पिच वगैरह जो है वो डिक्रीज होती है इंक्रीज होती है, तो वही सेम थिंग है यहाँ पर, तो ये नहीं होगा, ठीक है। कॉर्पोरेट भी नहीं होगा, क्रॉस कम्युनिकेशन भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जाएगा गोज विद ऑप्शन नंबर ए, कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होगा। जिस तरह से आप बात सेकेंड पर्सन से करेंगे उसी तरह से बात आप थर्ड पर्सन से करेंगे, और उसी तरह से बात आप फोर्थ पर्सन से करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, एंड दिस इज आइडेंटिफाई द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स अ टीचर हैज़ टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ वाइल एड्रेसिंग स्टूडेंट इन क्लासरूम। यहाँ पर भी बात कम्युनिकेशन की ही हुई है, क्योंकि टीचर अगर स्टूडेंट को एड्रेस कर रहा है क्लासरूम में, देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपका क्वेश्चन होता है वहाँ पर वर्ड कम्युनिकेशन दिया नहीं होता है, तो इससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये क्या है, आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब टीचर एड्रेस करेगा स्टूडेंट को क्लासरूम में, तो वो किसके थ्रू करेगा, कम्युनिकेशन के थ्रू करेगा, ठीक है। विदाउट कम्युनिकेशन टीचर स्टूडेंट को एड्रेस नहीं कर सकता, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन की प्रोसेस होना मस्ट है। तो यहाँ पर वही बोला है कि कम्युनिकेशन के दौरान जब टीचर अपने स्टूडेंट से कम्युनिकेट कर रहा है क्लासरूम में, तो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट क्या रहेगा, तो अवॉइडेंस ऑफ प्रॉक्सिमिटी को अवॉइड करना, वॉइस मॉड्यूलेशन, तो बिल्कुल जब आप बात कर रहे होंगे तो वॉइस मॉड्यूलेशन तो यहाँ पर देखने को मिलेगा। रिपीटेटिव पॉज, बार बार पॉज दे रहे हैं, तो इससे जो आपका है प्रभावी संप्रेषण इसको नहीं माना जाएगा कि आप बार बार पॉज दे रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर मैं आपको यहाँ पर एक फ्लो में ना बोलूँ तो आप को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं अभी आके बोल दूँ आइडेंटिफाई, मैं 5 मिनट्स का ब्रेक लूँगा, मैं तब जाके बोलूँ दा, फिर मैं 2 मिनट्स का ब्रेक लूँगा, मैं तब बोलूँ इम्पॉर्टेंट, तो वो एक क्लियर नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ पर रिपीटेटिव पॉज नहीं होगा कि आप बार बार पॉज को रिपीट कर रहे हैं, क्लियर रुक रहे हैं। फिक्स पोस्चर, आप जब स्टूडेंट को, जब भी कोई भी टीचर एड्रेस करता है स्टूडेंट को, अगर वो एक ही पोज में खड़ा रहेगा तो भी कंप्रेशन या फिर कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होता है, ठीक है। आपको अपने पोस्चर्स को बार बार चेंज करना होता है, अपने हैंड्स का मूवमेंट करना होता है, अपने फेस का मूवमेंट करना होता है, आपको वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करना होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अवॉइडेंस ऑफ प्रॉक्सिमिटी, आप प्रॉक्सिमिटी को अवॉइड करेंगे तो ऐसा नहीं होता। प्रॉक्सिमिटी क्या होती है, संभावना, तो आपको संभावना के साथ चलता रहना, मतलब संभावित विकास का क्षेत्र जो होता है वो आपका
प्रोक्सिमल मतलब किसी भी संभावित क्षेत्र को प्रॉक्सिमिटी कहा जाता है। तो आपको संभावना को साथ लेते हुए चलना है। अगर आप कुछ भी एड्रेस करें तो आपको सोचना है कि मैं ये जो भी कुछ बोल रहा हूँ इसका रिजल्ट क्या हो सकता है या फिर इसका प्रभाव सामने वाले पर क्या पड़ेगा। तो आप संभावना लेकर चलेंगे, यहाँ पर अवॉइड नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट तो आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा वो रहेगा वॉइस मॉड्यूलेशन, यानी वॉइस का क्या करोगे, कभी आपकी वॉइस हाई जाएगी, कभी आपकी वॉइस लो जाएगी, कभी आपकी वॉइस मीडियम जाएगी। तो आपको जब भी आप अपने स्टूडेंट को एड्रेस करेंगे क्लासरूम में तो अपनी वॉइस का आपको मॉड्यूलेशन रखना है, कभी हाई कभी लो और कभी मॉडरेट, अकॉर्डिंग टू द आइडियाज, कंटेक्स्ट, फीलिंग्स और थॉट्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है व्हाट आर दी बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक प्रभावी संप्रेषण की क्या बाधाएं हो सकती हैं। Moralizing, being judgmental and comments of consolation, dialogue summary and self-review, use of simple words, cool reaction and defensive attitude, personal statements, eye contact and simple narration। तो देखिए, जब आप किसी भी स्टूडेंट किसी से भी बात कर रहे हैं, आप पर्सनल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, आप उसके साथ आई कांटेक्ट कर रहे हैं। देखिए, ये वर्ड आई कांटेक्ट जैसे ही आया आप इस ऑप्शन को कट कर देंगे, क्योंकि आई कांटेक्ट के साथ अगर आप किसी से कम्युनिकेशन करते हैं तो ये एक अच्छा कम्युनिकेशन माना जाता है, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और आप देखिए, आप सिंपल नरेशन कर रहे हैं, मतलब बात को घुमा फिरा के नहीं बता रहे हैं, डायरेक्ट बोल रहे हैं, सरल तरीके से बोल रहे हैं, तो ये एक प्रभावी संप्रेषण या कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है, इसलिए हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा सिंपल वही सेम आ गया, यूज ऑफ सिंपल वर्ड्स। बिल्कुल सामने वाले के सामने हमें जटिल शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। तो सरल शब्दों का इस्तेमाल करना एक प्रभावी शिक्षण के अंतर्गत आता है। तो यूज ऑफ सिंपल वर्ड्स भी आपका पॉजिटिव है, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। देखिए, फिर आप बाकी सारे ऑप्शन भी ठीक है। कूल रिएक्शन होना चाहिए, आप ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर किसी से बात कर रहे हैं, तो रिएक्शन भी आपका कूल होना चाहिए और जो एटीट्यूड होना चाहिए वो भी डिफेंसिव होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है आपका डायलॉग समरी एंड सेल्फ रिव्यू। बिल्कुल आप डायलॉग्स दीजिए, जो भी आप बोल रहे हैं उसकी एक समरी दीजिए और अपना रिव्यू देना, तो ये भी क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है, इसलिए ये तीनों ऑप्शन कट हो जाएंगे। जो करेक्ट जाएगा दैट इज गोज विद ऑप्शन नंबर 1, दैट इज मॉरलाइजिंग, बीइंग जजमेंटल। मतलब आप जजमेंटल हो रहे हैं, ठीक है, इस वर्ड को यूज़ करेंगे। मॉरलाइजिंग वर्ड यूज़ करके आप इसको फॉल्स नहीं करा सकते, बाधा नहीं मान सकते, लेकिन बीइंग जजमेंटल को आप बाधा मान सकते हैं कि आप हमेशा मतलब जजमेंटल रहेंगे कि नहीं ऐसा ही होना है, जो आपने कह दिया बस वैसा ही होना है, तो ये एक अच्छा कम्युनिकेशन नहीं माना जाता है कि अपनी बात किसी पर थोपना, ठीक है। तो बीइंग जजमेंटल और कमेंट्स ऑफ कंसोलेशन, मतलब किसी बात पे किसी को कमेंट्स करते रहना, जो तुमने ये वाला काम खराब कर दिया, ऐसा कर दिया, वो कर दिया एंड ऑल, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। नेक्स्ट है द चॉइस ऑफ कम्युनिकेशन पार्टनर्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ, यानी कि यहाँ पर बोला है कि जब क्या होता है, जो कम्युनिकेशन जो आपका संप्रेषण है, इसके लिए जो आपको एक विकल्प दिया जाता है, जब दो पार्टनर्स कम्युनिकेट कर रहे हैं तो यहाँ पर किस फैक्टर से ये का कम्युनिकेशन इन्फ्लुएंस होगा, प्रभावित होगा। प्रॉक्सिमिटी से, यूटिलिटी से, लोनलीनेस से, यूटिलिटी सिक्रेसी डिसोनेंस से, सिक्रेसी डिसोनेंस से, डिसेप्शन। देखिए, बात जब सिक्रेसी आ गई तो अगर आप कुछ भी सीक्रेट रख रहे हो तो यहाँ तो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर आप अपना सीक्रेट रखने सबको बताते थोड़ी ना है, एक्सप्रेस तो करते ही नहीं है, तो ये सीक्रेट होने की वजह से ये दोनों ऑप्शन आपके कट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है आपका डिसिमिलैरिटी, डिसोनेंस एंड डिवाइनेंस। तो ये सारे ही वर्ड्स क्या हैं, ये सारे ही वर्ड्स नेगेटिव हैं, क्योंकि डी आ गया। ये तो आपको याद रखना है रूट वर्ड, ये बहुत कम ही केसेस में जहाँ ट्रू नहीं होता होगा, अदरवाइज जैसे आप देख रहे हो डिसोनेंस, डिवाइनेंस, तो ये जो डी वर्ड होते हैं ये आपके क्या कहलाते हैं, नेगेटिव वर्ड्स कहलाते हैं। तो ये आपको ऑप्शंस में देखिए, और आपसे क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछा तो आप इसको कट कर सकते हैं, और अगर आपसे ऑप्शन नेगेटिव में आपका आंसर जो है वो नेगेटिव में पूछा तो ये सही हो सकता है, इसलिए ये भी गलत हो जाएंगे। करेक्ट आंसर जो जाएगा दैट गोज विद प्रॉक्सिमिटी। बिल्कुल, जब आप बात कर रहे हैं दो पार्टनर्स के बीच में कोई भी बात हो रही है तो संभावित क्षेत्र वहाँ पर होना चाहिए, यूटिलिटी होनी चाहिए और लोनलीनेस होनी चाहिए। क्लियर। आप किसी भी भीड़ वगैरह में अगर बात करेंगे, किसी मतलब आप रेलवे स्टेशन पर बात करें, बहुत ज़्यादा क्राउड है, तो वहाँ पर आपके जो आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हो अपने थॉट्स और आइडियाज़ को, वो ठीक से एक्सप्रेस नहीं हो पाएंगे, या तो आप जो बोल रहे हैं वो सामने वाला सुन नहीं पाएगा, और वो जो बोल रहा है वो आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, और फिर कहीं ना कहीं आप में कन्फ्लिक्ट्स जो है वो यहाँ पर प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा कि जब आप कम्युनिकेशन पार्टनर्स के बीच में हो रहा है तो उसको किन फैक्टर्स के द्वारा इन्फ्लुएंस कराया जा सकता है, तो प्रॉक्सिमिटी, यूटिलिटी एंड लोनलीनेस।
एज अ टीचर सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू इंश्योर योर इफेक्टिव प्रेजेंस इन द क्लासरूम। अब अगर आप टीचर हैं तो आप अपनी एक प्रेजेंस कैसे, मतलब आप क्लास में हैं, इसका ये किस तरह से आप साबित करेंगे स्टूडेंट्स के लिए। आप पेयर कमांड का यूज़ करेंगे। तो अगर आप पेयर कमांड्स का यूज़ करेंगे, मतलब आप उनके ही अपने जो आपके सहपाठी हैं, आपके कलीग्स हैं, सॉरी सहपाठी नहीं, टीचर्स के जो आपके स्टाफ मेंबर्स हैं, आप उनके कमांड का यूज़ अगर करेंगे तो वहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वो आपके साथ कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि अच्छा ऐसे तो हिंदी वाली मैम बोलती हैं या इंग्लिश वाले सर बोलते हैं, तो ये जो आपका है ये प्रभावी संप्रेषण के अंतर्गत नहीं आएगा। दूसरा, आप एग्रेसिव स्टेटमेंट्स दे देंगे। अभी हमने काफ़ी बार इसको डिस्कस किया, एग्रेसिव स्टेटमेंट्स नहीं देने हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को आपको डील करना है ना गुड वे, ठीक है, पोलाइट वे, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अडॉप्शन ऑफ वेल स्टैब्लिश पोस्चर का आप एक वेल स्टैब्लिश पोस्चर का आप अगर यूज़ कर लेंगे तो क्या आपकी प्रेजेंस को क्लास में पता चलेगा। आप बैठे रहेंगे तो बैठा तो एक डमी भी रहता है ना। तो और बोला था कि जब आप अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं तो आपको फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करना है, A to B जाना है, अपने हैंड्स का जो है वो आपको मूवमेंट करना है। तो एक पोस्चर लेकर बैठ जाने से आपका प्रेजेंस को क्लासरूम में इंश्योर नहीं किया जा सकता है। जो करेक्ट आंसर आपका जाएगा यहाँ पर गोज विद ऑप्शन नंबर 4, दैट इज बीइंग अथॉरिटेरियन। यानी कि आपको क्या देने होंगे, इंस्ट्रक्शंस देने होंगे। जब आप कंटिन्यू इंस्ट्रक्शंस दे रहे होंगे तभी पता चलेगा कि क्लास में क्या है, टीचर्स है। अगर टीचर है, अगर क्लास में शोर हो रहा है तो आप बात बोलेंगे स्टॉप मेकिंग नॉइज, ठीक है, कीप क्वाइट, कीप साइलेंस, तो तब पता चलेगा कि हाँ क्लास में टीचर है। तो आपकी प्रेजेंस कैसे पता चलेगी, जब आप अथॉरिटेरियन होंगे, इंस्ट्रक्शंस दे रहे होंगे। क्लियर। नेक्स्ट, द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन इज एवरी कम्युनिकेटर हैज़ टू एक्सपीरियंस। अब हर वो संप्रेषण करने वाला पर्सन या फिर व्यक्ति को क्या एक्सपीरियंस करना होता है, जो कोई भी कम्युनिकेट कर रहा होता है वो क्या एक्सपीरियंस करता है। मैनिपुलेटेड इमोशंस, एंटीसिपेटरी एक्साइटमेंट, द इश्यूज ऑफ होमोफाइल्स या स्टेटस डिसलोकेशन। अब मैं आपको ये चैप्टर जो है, ये जो क्वेश्चंस है ये करा रही हूँ, ठीक है। तो मैं भी यहाँ पर ये क्वेश्चंस आपको किस वे के थ्रू करा रही हूँ, तो कम्युनिकेशन के थ्रू करा रही हूँ। अगर मैं बोलूँ नहीं तो क्या आप आंसर, और सिर्फ आपको मैं ऐसे एज इट इज़ PDF शो करती जाऊँ स्क्रॉल करके, तो क्या आपको यहाँ पर कुछ समझ में आएगा, नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको जो ये क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर रही हूँ, किसके थ्रू कर रही हूँ, यहाँ पर मीडियम जो है वो आपका क्या है, कम्युनिकेशन है। मीडियम क्या है, कम्युनिकेशन है। अब ये क्वेश्चंस आप क्या कर रहे हो, मुझसे सुन के एक्वायर कर रहे हो, ठीक है। अब जब आप इन क्वेश्चंस को एक्वायर कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपको कहाँ हेल्प करने वाले हैं, तो ये क्वेश्चंस आपको आपके एग्ज़ाम में हेल्प करने वाले हैं। एग्ज़ाम आपका कब होने वाला है, तो एग्ज़ाम आपका होने वाला है फ्यूचर में, ठीक है, अभी नहीं है, ठीक है। तो एग्ज़ाम कब होगा, फ्यूचर में होगा। तो मैं यहाँ जो कम्युनिकेशन कर रही हूँ, आपको ये जो 10 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये किसको ध्यान में रखते हुए कर रही हूँ, तो ये आपके फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए कर रही हूँ कि यहाँ पर मैं जो कुछ भी पढ़ा रही हूँ वो आप सीखेंगे और उसको सीख कर आप अपने एग्ज़ाम में जो है इसका यूज़ करेंगे। तो जो हर कोई कम्युनिकेटर होता है वो जब कम्युनिकेट करता है तो वो फ्यूचर का ध्यान रखते हुए करता है। तो यहाँ पर मैनिपुलेटेड इमोशंस नहीं होंगे कि आपको किसी को बहलाना या फुसलाना है, ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इश्यूज ऑफ होमोफाइल्स, ये कोई वर्ड नहीं है। स्टेटस के लिए यहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं किया जाता, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा एंटीसिपेटरी एक्साइटमेंट। एंटीसिपेटरी का मतलब होता है कि कुछ भी ऐसा काम जो आप फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए करते हैं। क्लियर। तो फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए किया जाने वाला वर्क ही आपका क्या कहलाता है, एंटीसिपेटरी कहलाता है। क्लियर। सो आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे अपनी न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स।